नमस्कार स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले सत्र में हमने ट्रेडिशनल फैब्रिक के अंतर्गत कालमकारी के बारे में अध्ययन किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पोचमपल्ली के बारे में। टाई एंड डाई वीविंग की कला पोचमपल्ली के कुशल कारीगरों के द्वारा अनेक सदियों से वस्त्र बनाने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। ये भारत के 3 परंपरागत केंद्रों में से एक है। जैसा कि हम जानते हैं, अन्य 2 केंद्र गुजरात और उड़ीसा है। पोचमपल्ली हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है, जहां पर टाई एंड डाई वस्त्रों की परंपरागत तरीके से बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली वास्तव में एक छोटा सा गांव है, जिसमें केवल एक ही मुख्य सड़क है, जिसके एक सिरे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। इसी मुख्य सड़क पर अनेक छोटी छोटी गलियां खुलती हैं तथा इन गलियों में बहुत सी झोंपड़ियां बनी हुई हैं। इन झोंपड़ियों में अधिकांश झोंपड़ियों के बाहर की ओर बरामदे हैं, जहां पर फिनिश्ड साड़ियां रंग कर उन पर पॉलिश की जाती है। पोचमपल्ली तथा आसपास के गांवों में हैंडलूम पर बुनाई की जाती है तथा यहाँ पावरलूम का उपयोग नहीं किया जाता। यदि गांव का घूमा जाए तो प्रत्येक घर में पिट लूम्स की किटकिट की ध्वनि को सुना जा सकता है। अकेले पोचमपल्ली में ही बुनाई के लिए 5000 लूम काम करते हैं। एक कॉटेज में 12 पिटलूम की झंझनाहट सुनी जा सकती है तथा इतनी ही संख्या में स्पिनिंग व्हील पर स्त्री तथा पुरुषों दोनों के द्वारा कार्य किया जाता है। इसके लिए बुनाई एक परंपरा है, जीवन जीने का एक तरीका है, जिससे बच्चों सहित परिवार का प्रत्येक सदस्य जुड़ा हुआ है। वस्त्र बनाने के लिए धागा पोचमपल्ली में बेंगलोर से लाया जाता है। सर्वप्रथम इस संपूर्ण धागे को भली भांति धोया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। इसके पश्चात इसको ब्लीच करते हैं तथा धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। अब धागे को बड़े कोनों पर चरखे की सहायता से लपेट दिया जाता है। अगले चरण में धागे को एक चिकनी पर बांध दिया जाता है। चिकनी एक यंत्र होता है, जिसमें एक सिरे पर बड़ा शंकु अथवा कील होता है और दूसरे सिरे पर 25 से 30 छोटी कीलें लगी होती है। अब संपूर्ण प्रक्रिया का रंग करने वाला भाग आता है। रंग करने की प्रक्रिया में पहले यान को बांधा जाता है। इसके लिए पुरानी साइकिल के ट्यूब में से रबड़ काटा जाता है तथा वह भाग जिसको बिना रंगा हुआ रखना होता है, उसे रबड़ से ढक दिया जाता है। यान को बांधने के लिए थ्रेड्स का प्रयोग भी रबड़ के साथ साथ किया जाता है। यान पर पहले से निर्धारित नमूने के अनुसार निशान लगाकर बांधते हैं। वार्प तथा वेफ्ट के यान को अलग अलग गठानें लगाई जाती है तथा पर्याप्त दृढ़ता से लपेट दिए जाते हैं, ताकि जब इन्हें रंग में डुबोया जाए तो रंग उन भागों के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। यह विधि दोहरी बांधनी विधि कहलाती है। बांधने तथा रंगने की प्रक्रिया अनेक बार दोहराई जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डिजाइन में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। यान सूख जाता है तब रैपिंग को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता है। यह कार्य आमतौर पर बच्चों के द्वारा किया जाता है। यान को जब बुने जाने वाले वस्त्र की लंबाई के अनुसार लंबा होता है, लूम पर स्टिच करके लगा दिया जाता है, जबकि वेफ्ट के धागे को पुनः एक बार वुडन फ्रेम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। बुनाई की प्रक्रिया। यान की रंगाई के पश्चात वार्प के धागों को लूम पर लंबवत बांध दिया जाता है। इसके लिए बहुत सावधानी एवं निपुणता की आवश्यकता होती है, अर्थात एक बिंदु पर जरी का निशान सुनहरे या चांदी के धागे से लगा दिया जाता है, जहाँ से धागा प्रवेश करता है। वार्प के धागे भली भांति संगठित कर लिए जाते हैं, तब बाने के धागों की बारी आती है। पूर्व में निर्धारित डिजाइन के अनुसार वेफ्ट के धागों को
छोटे कौंस में लपेटा जाता है जिन्हें बेविन कहते हैं। यह बेविन एक लंबी छड़ के खोखले भाग के अंदर डाली जाती है। यह छड़ वेफ्ट के क्षेत्र तक फैली रहती है। जब वेफ्ट के प्रत्येक धागे को वार्प के साथ फिट कर लिया जाता है, इसके पश्चात बुनकर अपनी पकड़ को उस रस्सी पर से ढीली कर देता है जो लूम को नियंत्रित करती है, और फिर इसे दृढ़ता से तान कर खींच लिया जाता है। सामग्री के प्रत्येक चौथाई इंच में लगभग 120 धागे होते हैं। एक साड़ी को पूरा करने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। साड़ी पूर्ण हो जाने के पश्चात इसे बरामदे में टांग दिया जाता है और उस पर पॉलिश की जाती है। अब यह साड़ी बेचने के लिए तैयार है। इसमें नमूने मुख्यतः मंदिर के शिखर, पताकाएँ, तैरती हुई मछलियाँ, ज्यामितीय नमूने आदि बनाए जाते हैं। पोचमपल्ली में लगभग 1000 परिवार बुनाई का कार्य करते हैं तथा पोचमपल्ली के हस्तकरघा बुनकरों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है जो इनके बुने वस्त्रों को बाजार में भेजने के में सहायता करती है। आजकल पोचमपल्ली में केवल सिल्क की साड़ियाँ ही नहीं बल्कि सूती साड़ियाँ, सिल्क और कॉटन के ड्रेस मटेरियल, चादरें, टेबल क्लॉथ, मैट्स आदि भी बुने जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की यह आशा है कि वह ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में एक शोरूम खोले। आजकल पोचमपल्ली के बुनकर इस क्षेत्र में अनेक परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें वे नई नई रंगों की योजनाएं तथा नमूने बनाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। पोचमपल्ली तथा इससे जुड़े अनेक गांव लगभग एक समान वस्त्र बनाते हैं जिसमें दोनों सिल्क और कॉटन का प्रयोग किया जाता है। पोचमपल्ली से निर्मित वस्त्रों का विदेशों में बहुत बड़ा मार्केट है, खासतौर से USA, UK, जापान आदि। कभी कभी विदेशों से आए अतिथि सीधे बुनकरों से ही खरीदारी कर लेते हैं। बहुधा वे समय अपनी डिज़ाइन अपने बड़े पैमाने पर वस्त्र बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं। उन्हें यहाँ के कारीगर प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। सामान्यतः एक मास्टर वीवर के पास 20 से 25 डिज़ाइन होती है। विभिन्न बुनाइयों के अध्ययन से हमने यही ज्ञात किया, इक्कत शैली, पटोला, पोचमपल्ली सभी बुनाइयों में बहुत समानता होती है। इसमें जो अंतर है वह यह है कि प्रदेश और संस्कृति के अनुसार इसके नमूनों और उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में कुछ भिन्नता है। इसके अतिरिक्त इसमें उपयोग में लाए जाने वाले यान में थोड़ी सी भिन्नता होती है। जैसे पटोला बुनाई में 8 प्लाई सिल्क का प्रयोग किया जाता है। पोचमपल्ली बुनाई की इक्कत शैली भी है, किंतु यह पोचमपल्ली नामक स्थान पर की जाती है, इसलिए इसका नाम उस स्थान के नाम पर रख दिया जाता है। प्रमुख अंतर को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि जो अंतर एकल इक्कत तथा दोहरे इक्कत में होता है वही अंतर इक्कत और पटोला में होता है। धन्यवाद।